हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज काफी देर तक चली आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास। चलिए, चैप्टर जो है उसे हम लोग खत्म करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट में हम लोग बात कर रहे थे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स की, जिन्हें के बारे में मैंने बताया कि अगर इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए तो भी इनके मैग्नेटिक बिहेवियर पर कोई चेंज नहीं आता। इस वजह से ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। और मैंने आपको डोमेन्स की लास्ट क्लास में डेफिनेशन बता दी थी कि कुछ सॉलिड्स में जो आयंस होते हैं वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं डोमेन। और आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में जितने भी डोमेन हैं, जो एक डोमेन जो खुद एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है, वो सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो आपको बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें डायग्राम ए जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि आपका फेरोमैग्नेटिक सॉलिड का डायग्राम है। उसको आप लोग बना लेना, बना लो। जिसमें सारे एरोज अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये सभी डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो इनका काफी ज्यादा आता है। तो तीन जो टाइप ऑफ मटेरियल्स या टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं वो हम लोग कर चुके हैं। चौथा करने जा रहे हैं। चौथा जो टाइप है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिक का जस्ट उल्टा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। देखो, फेरो में अलाइनमेंट जो था डोमेन्स का, वो सारे डोमेन्स का एक ही डायरेक्शन में था। एंटी फेरो में जो डोमेन्स हैं वो एंटी पैरेलली अलाइन होते हैं। देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक का जो है एरो ऊपर तो एक का नीचे होगा। तो ऐसा करने से ये जो डोमेन्स हैं जो एंटी पैरेलल रखे गए हैं, ये सभी एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं और इनका जो टोटल जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाता है जीरो। इन्हें बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिएगा, इन दीज सॉलिड्स द अलाइनमेंट ऑफ domains the alignment of domains the alignment of domains is in such a way is in such a way that they give zero net magnetic moment. They give zero net magnetic moment due to their anti-parallel direction. एग्जाम्पल लिख दो, MnO2 MnO2 कॉमा V2O3 V2O3 कॉमा FeO FeO एटसेट्रा FeO एटसेट्रा। डायग्राम बना लीजिए बी, दूसरा जो डायग्राम है बी उसे बना लीजिए।
और जो आखिरी टाइप है अपने पास में मटेरियल का, सॉलिड का, वो है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, FERRI, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। इसमें क्या होगा, डोमेन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अलाइन होंगे, पर पैरेलल वालों का नंबर एंटी पैरेलल वालों के इक्वल नहीं होगा। मतलब कोई ना कोई टोटल फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट इनका जरूर आएगा। ठीक है, लिखिएगा, when the magnetic moments of domains when the magnetic moments of domains are aligned in parallel and anti-parallel directions, in parallel and anti-parallel directions, but unequally, comma, as a result, there is a net magnetic moment, there is a net magnetic moment, net magnetic moment in the substance. Full stop. Such substance is called ferrimagnetic substance. एग्जाम्पल डालिए, Fe3O4, Fe3O4, comma, MgFe2O4, MgFe2O4, etc. MgFe2O4, etc. एक नोट लिखो और चैप्टर को खत्म करते हैं। On increasing the temperature, ferromagnetic and anti-ferromagnetic substances, ferromagnetic and anti-ferromagnetic substances, ferromagnetic and anti-ferromagnetic substances are converted into paramagnetic substances, are converted into paramagnetic substances. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फेरोमैग्नेटिक हो या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आखिरी डायग्राम है ये आप लोग बना लीजिएगा फेरी मैग्नेटिक के अंदर, फेरी मैग्नेटिक के लिए बना लीजिएगा। तो अपना चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट जो है वो यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स आपने नहीं अब तक किए हैं और
और उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ती है, तो या तो आप जगह छोड़ दीजिए, वरना फिर आप आज के नोट्स को रफ में लिख लीजिए। कल और परसों 2 दिन आपके पास में होंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर लेना और अपने काम को फेयर कर लेना। उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो फेयर कॉपी पे। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। हाँ जी सर, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स का। जब दो या उससे ज्यादा चीजें आपस में घुल जाती हैं, इक्वल अमाउंट में घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखिएगा। A homogeneous mixture, a homogeneous mixture of two or more components, of two or more components is called solution, is called solution, solution। ठीक है। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स का बना है तो आप इसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट्स का बना है तो आप इसे कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। लिख देना। If solution is made up of two components, it is called binary solution। जैसे कि अगर आप सॉल्ट प्लस वाटर की बात करें या शुगर प्लस वाटर की बात करें, तो सॉल्ट प्लस वाटर में दो ही चीजें हैं, एक तो सॉल्ट और एक वाटर। पर अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट और शुगर दोनों को डिसॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है। हमेशा सॉल्वेंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पता होंगे। कमेंट करके बताओ भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है या नहीं पता है आप लोगों को, कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। कीर्ति, बेटा तुम बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं है? बाकियों को तो मैंने पढ़ाया है 11th में। बाकी कीर्ति बेटा, आप बताओ, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है या नहीं? ठीक है, तो ठीक है कीर्ति की जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है, पर ये डेफिनेशन जो है समझने के लिए ठीक नहीं है। मोल्स के फॉर्म में हम लोग बताते हैं, जिसके मोल्स ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स कम है वो सॉल्यूट है, या सिंपली जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है? सॉल्वेंट है ना। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो ही हमेशा सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर दो। ए जो है वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, बी जो है वो हमेशा सॉल्यूट होगा। और जैसा आप 11th क्लास में मोल्स पढ़ करके आए हैं, तो कुछ फॉर्मूलाज डेफिनेशंस आपके 11th क्लास की ही वापस आने वाली हैं, पर उनके फॉर्मूलाज लिखने के लिए जो सिंबल्स हम लोगों को यूज करने हैं, हम लोग एक बार वो सिंबल्स लिख लेते हैं। देखो ब्लैक मार्कर से सारे सिंबल्स लिखे हैं। अगर डब्ल्यू बी है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू ए होगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी, कैपिटल एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एम ए होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एन बी अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो एन ए होंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और एन
सोल SOL, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स के सम के बराबर होंगे। W सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस के सम के इक्वल होगा। लास्ट फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सभी आप लोग लिख लीजिए। आगे हम लोग बार बार इन्हें नहीं समझेंगे क्या चीजें हैं, बस हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली हेडिंग हम लोग सॉल्यूशन के अंदर करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास में मोलरिटी। सबसे पहली हेडिंग है बच्चों मोलरिटी। मोलरिटी जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन वाइज ये हो जाती है, डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आपने तैयार किया है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स आपने डाले हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू NB अपॉन V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर के अंदर है। फॉर्मूला बन जाएगा NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में होना चाहिए। तो इस हिसाब से मोलरिटी की यूनिट क्या बनेगी भाई, मोलरिटी की यूनिट क्या आएगी, लीटर इनवर्स नहीं आएगी, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, ऊपर NB मोल्स की यूनिट मोल ही होती है खुद, तो मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। इसी को मोल पर लीटर को कैपिटल M भी लिखा जा सकता है, मोल पर लीटर को कैपिटल M भी लिखा जा सकता है। अगर आपको मोल्स ना देकर के गिवन मास दे रखा हो सॉल्यूट का और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो लीटर की जगह मिलीलीटर में दे रखा हो, तो आपके पास में यही फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किसमें होगा आपका ml मिलीलीटर के अंदर होगा। फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन in which 5 gram NaOH, in which 5 gram NaOH is present, 5 gram NaOH is present in 450 ml solution। 5 gram NaOH is present in 450 ml solution।
ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 0.278 मोल पर लीटर। सबके सब कैलकुलेटर खोल के बैठे हैं, मुझे पता है। हाँ जी, तो सेकंड हेडिंग पर आओ। मोलरिटी के बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी। हाँ जी बच्चों, मोलरिटी जो है वो क्या होती है? अगर आपने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया है तो उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपने कितने सॉल्यूट के मोल्स डाले, इसे हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। पिछली बार आपने सॉल्यूट के मोल्स डाले थे पर 1 लीटर सॉल्यूशन में, इस बार सॉल्यूट के मोल्स डालने हैं पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो डेफिनेशन बन जाएगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent। मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एम का फॉर्मूला बन जाएगा एनबी अपॉन डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए जो है वो होगा आपका केजी किलोग्राम के अंदर। तो यूनिट क्या आएगी मोलरिटी की? मोलरिटी की यूनिट क्या आएगी? ठीक है, मोल केजी इनवर्स या मोल्स पर केजी, इसी को स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। मोल पर केजी को आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मोल्स की जगह गिवन मास दे रखा हो और आपके सॉल्वेंट जो है वो किलोग्राम की जगह ग्राम में हो, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए इस बार होगा ग्राम के अंदर। चलो क्वेश्चन लिखो। 3.65 ग्राम HCl, 3.65 ग्राम HCl is dissolved in 103.65 ग्राम 103.65 ग्राम HCl सॉल्यूशन, 103.65 ग्राम HCl सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। Determine the molality of the solution. Determine the molality of the solution.
तो जो आपका आंसर आ रहा है वो गलत है, और आंसर गलत इसीलिए है क्योंकि आपने डब्ल्यू बी की वैल्यू आपने रखी 3.65 अपॉन एम बी। मोलर मास की वैल्यू एच सी एल की आपने रखी होगी 36.5। डब्ल्यू बी तो 3.65, एम बी 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन डब्ल्यू ए तुम सभी ने 103.65 रख दिया है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो। ये जो मास है ये सॉल्वेंट का नहीं है, ये तो कह रहा है सॉल्यूशन का है। ये सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्वेंट का मास अगर तुम्हें रखना है तो 103.65 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3.65 को। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटाओगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और यहां सॉल्वेंट का मास तुम्हारा फिर कितना आएगा 100। तो 3.65 अपॉन 36.5 इंटू 1000 अपॉन 100, ऐसे कट कटा करके आंसर तुम्हारा आएगा 1। हाँ भाई, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? समझ में आया क्या गलती थी कि नहीं आई समझ में तुमको अभी तक, कि कहाँ गलत हो गए तुम लोग? अभिषेक को आ गया समझ। हाँ समझ आ गया, सिमरन को आ गया, जतिन को 2 बार समझ में आया है, उसने 2 बार यस यस कहा। ठीक है, तो अगली हेडिंग पर आ जाओ, मोल फ्रैक्शन। हाँ जी बच्चों, मोल फ्रैक्शन जैसा कि नाम में ही है, ये मोल्स का फ्रैक्शन होगा, जिसे या तो आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो दूसरा सिंबल है इसको बोलते हैं काय, सी एच आई, काय। तो ये मोल्स का फ्रैक्शन है। अगर आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को जोड़ दो। और अब काय बी को निकालते हो तो ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और मजेदार बात ये है कि अगर आप काय ए और काय बी को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर आपने एक, मतलब मान लो काय ए को निकाल लिया, तो आपको काय बी को लंबे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ the ratio of moles of a component and the total number of moles and the total number of moles present in a solution present in a solution is called mole fraction of that component, is called mole fraction of that component। तीनों फॉर्मूला लिख लो फटाफट से।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। A mixture has been made by mixing. A mixture has been made by. A mixture has been made by mixing 36 gram water. 36 gram water plus 46 gram ethyl alcohol. 46 gram ethyl alcohol and 32 gram methyl alcohol and 32 gram methyl alcohol. Full stop. What is the mole fraction of each component in the mixture? What is the mole fraction of each component in the mixture? फटाफट से तीनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताओ। A mixture has been made by mixing 36 gram water, 46 gram ethyl alcohol and 32 gram methyl alcohol. Then what is the mole fraction of each component in the mixture? What is the mole fraction of each component in the mixture?
लीना का कमेंट आया है वाटर की 0.5, इथाइल अल्कोहल की 0.2, मिथाइल अल्कोहल की 0.2। तो लीना अगर हम लोग इन्हें जोड़ें तो 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.2 ये तो 0.9 ही हुआ, जबकि मोल फ्रैक्शंस के सम को तो 1 के इक्वल आना चाहिए था। ये चमत्कार कैसे हो गया ताऊ? ठीक है सिमरन, वाटर की 0.5 और वाटर की 0.5 10 0। ठीक है, कीर्ति का जवाब सही है। सिमरन ठीक है, तुम्हारा भी इथाइल अल्कोहल ठीक है। ललित तुम्हारा भी सही है। तो आपके पास में वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.5, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल दोनों का ही मोल फ्रैक्शन आएगा 0.25। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन्हें करेंगे और हम लोग करेंगे सॉल्युबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।